हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल द इंस्टीट्यूट एकेडमी में स्वागत है। सबसे पहले हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे हमारे अगले वीडियो आप सभी को सबसे पहले मिल जाएं। हम आज बात करने जा रहे हैं भारतीय संविधान के बारे में। भारतीय संविधान जो है वो विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान माना जाता है। एक्चुअली है भी। जो भारतीय संविधान है वो एक दो दिन के उपज का परिणाम नहीं है, बल्कि भारतीय संविधान को बनाने के लिए 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगे थे। लेकिन जो भारतीय संविधान का जन्म माना जाता है वो 1600 ईस्वी का राजलेख माना जाता है, और हम आज उसके बारे में अच्छे से बात करेंगे। भारतीय संविधान जो है वो कहीं ना कहीं अंग्रेज़ों की देन है, लेकिन ये नहीं कहा जा सकता है कि जो पूरा भारतीय संविधान है वो अंग्रेज़ों से लिया गया है। हमारा भारतीय संविधान बनाने से पहले हमारे जो भारतीय संविधान को बनाने वालों ने 60 देशों का लगभग 60 देशों का संविधान पढ़ा था, और उनमें से जो अच्छी अच्छी चीज़ें हैं उनको हमारे भारतीय संविधान में ले ली गई। अब देखो, कोई भी व्यक्ति हो या कोई भी इंसान हो, अगर उसके अंदर अच्छाई है तो उनको लेने में हमारे हमारे लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं और अच्छी बात है। उसी तरह हमारे भारतीय संविधान को जो बनाने वाले थे उन्होंने भी यही सोचा कि जो हमारा भारतीय संविधान है वो कई देशों के अच्छे अच्छे संविधानों के जो पार्ट्स हैं उनसे बना दिया जाए तो अच्छी बात रहेगी। तो हमारे भारतीय संविधान कई देशों से लिया गया है। हमारे जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी, जब भारतीय संविधान बनाया जा रहा था तो उनका कहना यह था कि जो भारतीय संविधान ना तो अमेरिका का हो, ना ही ब्रिटेन का हो, ना ही कहीं का हो। मतलब भारतीय संविधान की ऐसी प्रभुता हो जो ग्रामीण क्षेत्रों पर हो। मतलब उनका कहना था कि जो भारतीय संविधान आए वो जो मेन फोकस हो किस में हो, ग्रामीण क्षेत्र में हो। मतलब सब सब जो संप्रभुता हो वो ग्रामीण क्षेत्रों को हो। मतलब हमारा जैसे हमारा गांव है तो जो गांव के जो हो मुखिया हों वही संप्रभु हों। मतलब अलग अलग पार्ट्स में गांव के संप्रभु हों। लेकिन इसका जो हमारे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी थे उन्होंने इसको विरोध किया। मतलब उन्होंने कहा कि अगर ऐसा होगा तो जो सक्षम लोग होंगे, जो सक्षम वर्ग के लोग होंगे, तो वो लोग इसका फ़ायदा उठाएंगे, और जो दबे कुचले वर्ग के लोग हैं वो इससे वंचित हो जाएंगे। इसीलिए जो भारतीय संविधान है वो बहुत सोच समझ से बनाया गया है। भारतीय संविधान को बनाने का उद्देश्य यही था कि जो भारतीय समाज में जो जो गलतियां हैं, या जो भारतीय समाज में जो नीच ऊंच जात से जो छुआछूत है, इनको जनरली दूर किया जाए और एक कानून बनाया जाए। संविधान मतलब कानून। तो अब बात करते हैं हम कि भारतीय संविधान आखिर जन्मा कहाँ से है। तो भारतीय संविधान के जन्म का जो माना जाता है वो 1600 ईस्वी का राजलेख माना जाता है। 1600 ईस्वी का राजलेख। अब ये 1600 ईस्वी का राजलेख क्या था, तो सबसे पहले हम बात करते हैं BEIC। ये BEIC, आखिर ये BEIC क्या है। BEIC का मतलब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। मतलब जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो राजलेख था, मतलब 1600 ईस्वी के राजलेख में ईस्ट इंडिया कंपनी की जो स्थापना हुई थी उसका व्यापार करने की सलाह दी गई थी किसके साथ, भारत के साथ। उसका व्यापार सलाह दी गई थी भारत के साथ। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी 1600 ईस्वी में। इंग्लैंड में हुई थी स्थापना, ये बात याद रखना। कहाँ हुई थी, इंग्लैंड में। जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हो गई थी तो उस समय जो मुग़ल बादशाह था, वो मुग़ल बादशाह कौन था, तो भारत में जो मुग़ल बादशाह था वो मुग़ल बादशाह अकबर था। ये बात याद रखना। 1600 ईस्वी की जो राजलेख था उसमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई थी। उस समय ब्रिटेन की राजधानी कौन थी, महारानी एलिजाबेथ सेकेंड। और उस समय मुग़ल शासक कौन था, मुग़ल बादशाह अकबर। अब बात आती है 1726 ईस्वी का राजलेख। अब आगे चलते हैं हम। तो 1726 ईस्वी का राजलेख, तो 1726 ईस्वी का राजलेख में क्या था, एक इम्पॉर्टेंट बात थी उसमें कि पहली बार जो था मद्रास को नगर निगम घोषित किया गया। मतलब पहली बार जो मद्रास था, मद्रास को नगर निगम घोषित कर दिया गया था। उतने टाइम पर जब 1726 को मद्रास नगर निगम घोषित कर दिया गया था तो
उसके अंतर्गत मद्रास के जितने भी जो छोटे छोटे गांव हैं तो उसके अंतर्गत कार्य करेंगे। अब बात आती है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। अब हम आगे चलते हैं, इम्पोर्टेंट भी है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। देखो, सबसे पहली बात याद रखना कि जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था, उस समय ब्रिटेन का जो प्रधानमंत्री था वो था लॉर्ड नॉर्थ। मतलब 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था, उस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री जो था वो लॉर्ड नॉर्थ था। अब बात आती है जो 1773 का एक्ट था, उसमें इम्पोर्टेंट थिंग्स क्या थी, इम्पोर्टेंट बातें क्या थी। तो सबसे पहली बात जो थी, जो ब्रिटेन का प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ था, सबसे पहली बात। अब जो दूसरी बात थी, उसमें बंगाल का जो गवर्नर था, बंगाल का जो गवर्नर था, तो बंगाल के गवर्नर का नाम बदल कर गवर्नर जनरल कर दिया गया था। ये चीज़ इम्पोर्टेंट है। मतलब पूछा जाता है कि किस एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया। तो 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था, उसके तहत बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया गया। दोस्तों, याद रखना यह बात। अब बात आती है इसके तीसरे पॉइंट की। तो तीसरा पॉइंट जो था, कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। मतलब ये जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था, उसमें कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी किस एक्ट के तहत? 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। और जो मुख्य न्यायाधीश थे, जो मुख्य न्यायाधीश थे सुप्रीम कोर्ट के, जो सर्वोच्च न्यायालय के, कौन थे? एलिजा एम्पे। दिख नहीं रहा होगा लेकिन फिर भी हम रिपीट कर दे रहे हैं। तो एलिजा एम्पे जो थे, कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे। अब बात आती है अगले पॉइंट की। तो जो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जो बंगाल प्रेसिडेंसी के था, जो बंगाल प्रेसिडेंसी था, तो बंगाल प्रेसिडेंसी के अंतर्गत दो और प्रेसिडेंसी को कर दिया गया था, बम्बई और मद्रास। मतलब जो पहले जो क्या था, इससे पहले क्या था कि बंगाल अलग प्रेसिडेंसी था, बम्बई अलग प्रेसिडेंसी था और मद्रास अलग प्रेसिडेंसी था। लेकिन जब 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आ गया, तो बंगाल जो होगा सर्वोच्च माना जाएगा और उसके अंदर बम्बई और मद्रास को कर दिया गया। ये गवर्नर जनरल के अधीन कार्य करेंगे। मतलब जो बंगाल का गवर्नर जनरल होगा, उसके अंतर्गत बम्बई भी आएगी और उसके अंतर्गत मद्रास भी आएगा। तो ये चीज़ समझ में आ गया होगा। हम आगे चलते हैं, पिट्स इंडिया एक्ट। आगे बात करते हैं हम पिट्स इंडिया एक्ट 1784 ईस्वी। तो इसके बारे में बात करते हैं, इसका नाम पिट्स क्यों रखा गया। तो आप लोगों को भी दिख रहा होगा कि ब्रिटेन का जो पीएम था उस टाइम, कौन था? लॉर्ड पिट्स। तो जो ब्रिटेन का पीएम था लॉर्ड पिट्स, तो लॉर्ड पिट्स के नाम पर ही पिट्स इंडिया एक्ट 1784 लाया गया। इसमें क्या हुआ कि जो कंपनी का अधिकृत क्षेत्र था, जो कंपनी का अधिकृत क्षेत्र था, ब्रिटिश अधिकृत क्षेत्र था, उसको क्या कर दिया गया? नहीं, सॉरी, कंपनी के जो अधिकृत क्षेत्र था, उसको ब्रिटिश अधिकृत क्षेत्र के नाम से जाना गया। मतलब अब जो होगा, कंपनी का जो अधिकृत क्षेत्र होगा, जो जितना भी कंपनी का क्षेत्र होगा, उस पर जो मेन वर्क करेगा वो ब्रिटिश अधिकृत क्षेत्र करेगा। मतलब अब धीरे धीरे कंपनी का क्या हो रहा है, जो प्रभुता होगी वो धीरे धीरे कम होती जाएगी और ब्रिटिश अपने अंडर में लेता रहेगा। तो जो कंपनी का अधिकृत क्षेत्र था, मतलब पहले क्या थी कि कंपनी अपने हिसाब से काम करती थी, कंपनी जो चाहे वो करेगी। लेकिन अब जो है, कंपनी कुछ भी करने से पहले ब्रिटिश सरकार से इजाज़त लेगी। मतलब कि अब वो कंपनी के ऊपर डिपेंड नहीं रहेगा, अब डिपेंड किसके ऊपर रहेगा? ब्रिटिश सरकार के ऊपर डिपेंड रहेगा। और जो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 आया था, उसमें एक और बात थी। वो बात क्या थी? उसमें जो था, उपहार लेने से मना कर दिया गया था। अब देखो, ये आजकल भी देखते होगे कि कुछ लोग उपहार ले लेते हैं और दूसरे का काम बहुत जल्दी से कर देते हैं। मतलब वही चीज़ उतने टाइम पे भी थी, कोई नई बात नहीं है। मतलब उपहार लेने से मना कर दिया गया, उपहार लेने से मना कर दिया गया। क्यों मना किया गया था? आप लोगों को पता है कि जो मतलब अच्छी अच्छी चीज़ दे दे या उपहार दे दे तो उसका काम जल्दी हो जाता है, जो नहीं देता है उसका काम लेट में होता है। तो कंपनी का सोचना क्या था कि अगर ऐसा हो जाएगा तो हमारे अंदर ही करप्शन आ जाएगा, मतलब हमारे कर्मचारी जो होंगे वो करप्ट हो जाएंगे। तो इसीलिए उपहार लेने से मना कर दिया। अगर उपहार कोई लेगा तो उसको सज़ा मिलेगी। ये पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के बात आती है। उसके बाद इसी में
इंग्लैंड में कोर्ट की स्थापना की गई। इसी में इंग्लैंड में कोर्ट की स्थापना की गई। तो बात आती है पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के द्वारा जो इंग्लैंड था, इंग्लैंड में कोर्ट की स्थापना की गई। देखो सब कुछ जो हो रहा है अब ब्रिटिश सरकार के अनुसार हो रहा है। मतलब ब्रिटिश सरकार पहले तो उसने कंपनी को भेजा कि जाओ व्यापार करो जाके, लेकिन जब व्यापार पूरी तरह से फैल गया तो वो कंपनी को धीरे धीरे क्या कर रही है, साइड में कर रही है। अब अधिकृत कौन होगा, मतलब अब प्रभुता किसकी होगी, ब्रिटिश सरकार की। मतलब अब धीरे धीरे ब्रिटिश सरकार कर रही है अपने अंडर में। तो ब्रिटिश सरकार ने इंग्लैंड में कोर्ट की स्थापना की कि कहा कि अगर कोई भी कर्मचारी गलत करेगा तो उसको सज़ा दी जाएगी। ये इंग्लैंड में कोर्ट की स्थापना की गई थी। देखो इससे एक चीज़ रिपीट कर सकते हैं कि देखो इंग्लैंड में कोर्ट की स्थापना किस एक्ट के तहत की गई थी, पिट्स इंडिया एक्ट के तहत। और कलकत्ता में जो सर्वोच्च न्यायालय था, तो कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय किस एक्ट के तहत लाया गया था, तो कलकत्ता में लाया गया था, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी और जिसके मुख्य न्यायाधीश थे एलिजाम पे। और किस एक्ट के तहत लाया गया था, रेगुलेटिंग एक्ट। और इंग्लैंड में कोर्ट की स्थापना किसके तहत हुई थी, पिट्स इंडिया एक्ट के तहत। तो दो बात याद रखना कि जो भारत में जो कलकत्ता था, तो कलकत्ता में जो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी वो किसके तहत की गई थी, 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट। लेकिन जो इंग्लैंड में कोर्ट की स्थापना हुई थी वो कब हुई, वो किसके तहत हुई थी, पिट्स इंडिया एक्ट 1784। अब बात आती है आगे 1813 ईस्वी का राजलेख। तो 1813 ईस्वी का राजलेख जो था, देखो हमने बताया पहले ही बात की है कि कंपनी का अधिकार क्या होगा, धीरे धीरे समाप्त किया जाएगा। अब प्रभुता किसकी होगी, ब्रिटिश सरकार की होगी। तो इसीलिए जो 1813 ईस्वी का राजलेख था उसमें कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार ही समाप्त कर दिया गया। मतलब देखो कंपनी के साथ कितनी नाइंसाफ़ी हो रही है। मतलब कंपनी अब ख़त्म होगी और उसके अंडर में उसको कौन अपने अंडर में ले लेगा, ब्रिटिश सरकार। तो मतलब 1813 ईस्वी का जो राजलेख था वो उसमें कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। लेकिन एक बात याद रखना कि जो चीन के साथ व्यापार था, मतलब चीन के साथ व्यापार और चाय का व्यापार बना रहा। मतलब कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार तो समाप्त कर दिया गया, लेकिन चीन के साथ व्यापार और चाय का व्यापार क्या था, बना रहा। मतलब उन्होंने कहा कि कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार तो समाप्त कर दिया जाता है, लेकिन फिर भी तुम चीन के साथ व्यापार कर सकते हो और साथ में चाय का व्यापार भी कर सकते हो। अब इसका जो लास्ट पॉइंट है, शिक्षा पर 1 लाख रुपए देना। मतलब जो कंपनी जो इस एक्ट के तहत जो 1813 ईस्वी का राजलेख था, इसमें शिक्षा पर 1 लाख रुपए देने की बात कही गई थी। लेकिन विवाद के कारण ऐसा नहीं हो सका। मतलब विवाद क्या था, देखो हमको पता है कि भारत में जो मस्जिद हैं तो मंदिर भी हैं, गिरजाघर हैं, चर्च हैं। तो इसी प्रकार से यहाँ पर जो है शिक्षा पर 1 लाख रुपए देने की बात तो कही गई थी, लेकिन अलग अलग धर्म के लोगों ने इसको अलग अलग तरीके से कहा कि इसमें लगाओ, इसमें लगाओ। तो मतलब आपस में ही नहीं बन पाई कि मतलब किस में लगाया जाए। तो जिसके कारण 1 लाख रुपए जो आने थे वो विवादास्पदपूर्ण नहीं आ सके। तो इतना आज के लिए, बाकी हम कल बात करेंगे। तो हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और इसको शेयर भी कीजिए। धन्यवाद।